इस केस में 2-3 जो इम्पॉर्टेंट हियरिंग हुई है, एक तो यहाँ हाई कोर्ट में हुई है लखनऊ बेंच में, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई है। लास्ट जो हियरिंग हुई है इलाहाबाद बेंच में, वो हुई है 12 अक्टूबर को। तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि एफिडेविट फाइल करना है, तो कोर्ट का कहना है कि एफिडेविट आप हिंदी में फाइल कीजिए क्योंकि वो फैमिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। देन आफ्टर हमने 24 अक्टूबर को अगेन एफिडेविट एक फाइल किया है विक्टिम साइड से, और जिस तरीके से ये मैटर कोर्ट ने संज्ञान में लिया था कि आखिर इस तरीके से पीड़िता को कोई जो डिसीज पर्सन है उसके भी अपने फंडामेंटल राइट होते हैं, उनका डिग्निटी है, तो आप ऐसे नहीं जला सकते। जिस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो हियरिंग है, जो मैंने एफिडेविट में 4-5 डिमांड की हैं, उनको कोर्ट ज़रूर कंसीडर करेगा और उस परिवार को रिलीफ देगा। जिसमें हमारी पहली डिमांड जो है वो है कि इस फैमिली से कमिटमेंट किया था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कि आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। उस पर अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई भी हेल्प नहीं उनको मिली है। तो एक तो वो है, दूसरा है कि इस परिवार को उत्तर प्रदेश के बाहर इनका परमानेंट रेजिडेंस की दिल्ली में व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर एक वर्ग उस एरिया में है, हाथरस के चंदपा जो भी टेरिटरी है वहाँ पर, वो बहुत ही इन्फ्लुएंस वाला कास्ट है। तो ये परिवार बहुत ही पीड़ित है और दलित समुदाय से आता है, तो इस वजह से उनका वहाँ से व्यवस्था की जाए। तीसरा जो है कि जो भी सस्पेंशन हुआ है ऑफिसर्स का, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसमें एक तो डीएम का कोई न तो सस्पेंशन हुआ है, डीजीआई जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आखिर उन पर क्या एक्शन आपने लिया। तो इनका परमानेंट सॉल्यूशन कोई होना चाहिए, तो उसके लिए परिवार की तरफ से डिमांड है कि इनका टर्मिनेशन हो। उसके अलावा जो हमारी अदर जो 3 डिमांड थी, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने की थी, जिसमें एक था कि सीबीआई ये जो केस है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो कोर्ट का कहना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसके लिए हमें एक पिटीशन मूव करनी होगी, ट्रांसफ़र पिटीशन। उसके अलावा परिवार को जो सिक्योरिटी है वो उत्तर प्रदेश पुलिस ना करके सीआरपीएफ करे। मैं आज शुक्रिया अदा करती हूँ कोर्ट का कि आज से उस परिवार को वो सिक्योरिटी मिल गई है सीआरपीएफ की। तीसरा जो था कि जो मॉनिटरिंग है इस पूरे केस की, सीबीआई जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगी वो इलाहाबाद कोर्ट को करेगी, या मेरी डिमांड थी कि या तो सर्वोच्च न्यायालय करे या इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच करे। तो ये रिलीफ हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। कल हियरिंग है, हमारी ये डिमांड है और हम देखते हैं कि कोर्ट क्या करता है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और जो भी उनकी डिमांड है उनको फुलफिल करेगा। कल कितने बजे है? देखिए, आइटम नंबर 7 है, तो मॉर्निंग में हो सकता है 10:30 भी हो या 12 o'clock भी हो सकती है, लेकिन हम 10:30 कोर्ट में रहेंगे। और जिस तरीके से वहाँ पर, क्योंकि अगर पहले कोई 1-2 मैटर लगे हुए हैं तो 1 घंटे डिले भी हो सकता है, लेकिन मुझे मॉर्निंग में आई थिंक मुझे लग रहा है 10 o'clock तक मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हियरिंग किस टाइम तक होगी। देखिए, लास्ट टाइम फटकार लगाई थी और जो स्टेट है उनका जो भी आर्गूमेंट था, उन्होंने डिमांड की थी कि हमें कुछ टाइम दिया जाए जिसमें हम एफिडेविट फाइल करेंगे और सारा इस जो भी क्राइम हुआ है, जो भी घटना हुआ है, उसको हम कोर्ट को अपडेट कराएंगे कि क्या क्या वहाँ पर सिचुएशंस थे। जैसे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि बहुत सारी फंडिंग हुई है या वहाँ दंगे हो सकते थे, तो कोर्ट का कहना है कि ठीक है, आप वो चीज़ें फाइल कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना एफिडेविट फाइल करेगी या जो भी पुलिस सिस्टम व्यवस्था है वो फाइल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि लास्ट टाइम भी कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन उस टाइम उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक्सक्यूज बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं रख पाया था। कोर्ट ने उनको टाइम दिया, अब वो कल रखेंगे। लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है और जितना कोर्ट का ऑब्जर्वेशन मैंने उस दिन देखा, फटकार लगाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे फटकार लगाते जाएंगे, कितने लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते जाएंगे और मेरे देश की बेटियां कब तक ऐसे बलि चढ़ती रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परमानेंट सॉल्यूशन निकले और इस रैंक के डीजीआई रैंक के ऑफिसर्स का भी टर्मिनेशन हो, आईएएस को भी टर्मिनेट किया जाए वहाँ पर जो डीएम है। तब तो कुछ लोगों में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो इस तरीके की नेग्लिजेंसी के साथ साथ क्राइम करते हैं, तब शायद एक प्रॉपर मैसेज जाएगा। अदरवाइज तो आज सस्पेंशन है, कल वो बहाल हो जाएंगे और फिर किसी ऐसे लोगों के, हमारे सिटीजन के, आम नागरिक का फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेंगे। देखिए, इसमें एक जो वकील साहब हैं वो अमाइकस क्यूरी उनको अपॉइंट किया गया है। अमाइकस क्यूरी का मतलब ये होता है कि एक तो पक्ष होता है किसी भी केस में, एक भी पक्ष होता है। तो इसमें पक्ष मैं भी हूँ, विक्टिम फैमिली की तरफ से मैं एडवोकेट हूँ। स्टेट यहाँ पर उनको नोटिस किया गया है कि आप अपनी बात रखिए कि आपने ये क्राइम किया, आपने ये नेग्लिजेंसी क्यों दिखाई है। दूसरा, कोर्ट ने जो एक स्टेप लिया है वो अमाइकस क्यूरी का मतलब होता है न्याय मित्र। वो कोर्ट में ना तो वो पक्ष की साइड होते हैं ना विपक्ष की साइड होते हैं, वो न्यूट्रल
सारा जो भी लॉ है उसके बारे में कोर्ट को जानकारी देते हैं कि ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, इसके हिसाब से कोर्ट वर्क कर सकता है, कोर्ट को वो बाउंड भी नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं अमाइकस क्यूरी। उसमें उन्होंने एक एडवोकेट को अपॉइंट किया। नाम उनका मैं मिस कर रही हूँ, सॉरी, लास्ट टाइम मैं नाम उनका नहीं याद कर पा रही हूँ, मिस कर रही हूँ, आपको मैं टेक्स्ट कर दूँगी उनका नाम। जी नहीं, देखिए आप एक चीज़ जानिए, सबसे पहले मैं सभी से यही कहती आ रही हूँ कि उस पीड़िता का जो पहला स्टेटमेंट है, जब वो चंदपा पुलिस स्टेशन हाथरस में ज़मीन पर लेटी हुई है, वो बैठ नहीं सकती, उनकी बैकबोन जो है वो ब्रेक कर दी गई है, उनकी जीभ जो है डैमेज हो गई, तो उस बेटी का वो पहला स्टेटमेंट सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। क्योंकि आप पीड़िता का तो स्टेटमेंट सुनेंगे ना, उसके आधार पे तो एफआईआर आप दर्ज करेंगे ना। लेकिन पुलिस स्टेशन में वो बेटी लेटी हुई है, पुलिस ने उससे बात ना करके उसके ब्रदर से बात की और उससे कहा कि आप जल्दी से एक कंप्लेन लिखिए। हार्डली वो कंप्लेन 50 से 60 वर्ड की है, जो कि बहुत जल्दबाजी में लिखी गई, जिसमें सारी चीज़ें वो लिख ही नहीं पाए। उसके आधार पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, प्रॉपर उसमें सेक्शन दर्ज नहीं किए। अगर वो पीड़िता से बात करते तो आई थिंक 376 उसमें दर्ज होता, उसी हिसाब से मेडिकल होता। अगर मेडिकल इनिशियल स्टेज में हो जाता, जो जिस तरीके से प्रशांत कुमार जी उत्तर प्रदेश के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो स्टेटमेंट दे रहे, तो शायद उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट, दोनों में इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि पीड़िता का बलात्कार किया गया। कौन पार्टी क्या कह रही है, कौन अपोजिशन पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, कौन सामाजिक संस्थाएं लोग आकर के क्या कह रहे हैं, उस पर मत जाइए ना, उस सदस्य पे, उस बेटी पे जाइए, उस डिसीज पर्सन जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है, वो उससे पहले जो बोलता है उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। उन सारी चीज़ों को आप छोड़ दें। कोर्ट ने भी कहा था कि 2013 का जो अमेंडमेंट था कि रेप लॉ लीगल टर्म और नॉट अ मेडिकल टर्म, तो उस हिसाब से भी देखिए, उस हिसाब से भी देखें कि डीआईजी जो डीजीआई जो एडीजी उत्तर प्रदेश जो हैं प्रशांत कुमार जी, उनको फटकार लगाई कि आपको कम से कम रेप लॉ पढ़ लेना चाहिए, जो 2013 में जिसमें अमेंडमेंट किया गया कि सीमन का पाया जाना कंपलसरी नहीं है, तो उन्होंने वो डेफिनेशन नहीं पढ़ी। और आप सोचिए कि एक इस रैंक के ऑफिसर इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ही जो वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग हैं, जिस जाति से वो लड़के आते हैं, जो एक्यूज पर्सन हैं, उनके हौसले इतने बड़े क्योंकि उन्होंने वहाँ पंचायतें शुरू कर दिया। इस तरीके का पूरा माहौल बनाया गया। और जब मैं मीडिया में आकर के मैंने स्टेटमेंट दिया, कोर्ट ने जब फटकार लगाई, तब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हुई हैं। तो देखिए, बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है हमारे ऑफिसर्स को, उसके अकॉर्डिंग इनको कायम करने की आवश्यकता है। पैट्रियोटिक माइंड सेट इन लोगों पर इतना हावी है कि एक बेटी अभी निकिता जो भी है, उसके साथ जो क्राइम हुआ, आप सोचिए, उसमें भी ये लोगों का कहना है कि उस लड़के के साथ उसके रिलेशन थे, बातचीत होती थी। अगर किसी के साथ बातचीत हो रही तो किसी को मारने का अधिकार नहीं मिल जाता है। तो ये पूरे भारत में ऐसा सिस्टम बना रखा है कि देश की 49% जो महिलाओं की आबादी है, अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के लिए आज फाइट कर रही है। कोई भी बेटी हमारे देश के अंदर ये नहीं बोल सकती है कि हम पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ और सिक्योर है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में मुझे पता है 10 बजे के बाद मैं अकेले नहीं निकल सकती, रोड पे नहीं मूव कर सकती हूँ। देश की राजधानी निर्भया के साथ क्राइम हुआ रात में 8:30 बजे, क्योंकि इस तरीके के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे डीएम हाथरस, जैसे एडीजी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार जी, इस तरीके के ऑफिसर, क्योंकि इनको लगता ही नहीं कि बेटियों की सिक्योरिटी का इशू है। इनको हर हाल में लगता है कि ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और साथ ही साथ जब तक हमारे देश के अंदर बेटियों के साथ जो क्राइम होते हैं, उनमें जब तक उनकी हत्या नहीं कर दी जाती, तब तक उस मैटर को सीरियसली नहीं लिया जाता। वैसे ही आप निकिता के मैटर में देखिए, 2018 में जब उस लड़के के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ, उस पर कंप्रोमाइज सेटलमेंट हो गया। कैसे हो सकता था? अगर वो उस टाइम एक्शन लिया गया होता तो आज वो बेटी शायद जीवित होती। और इस बेटी के साथ भी नेग्लिजेंसी हुई है, क्योंकि अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता तो शायद आज हमारे बीच में हाथरस की निर्भया भी जीवित होती।